नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्यारे सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। जितने भी लोग पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में किसी भी जगह से मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं इस वीडियो में, और तो उन सभी लोगों का आने के लिए इस वीडियो में सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, जैसा आप सभी लोग, इंडिया के लोगों के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास है। आप इंडिया में कहीं से भी हो, आप हरियाणा से हो, महाराष्ट्र से हो, केरला से हो, कर्नाटका से हो, असम से हो, वेस्ट बंगाल से हो, त्रिपुरा से हो, तेलंगाना से हो, या किसी भी यूनियन टेरिटोरी से हो, या किसी भी स्टेट से हो, कुल कहना यही है कि आप लोग अगर इंडिया देश में किसी भी जगह से मुझे सुन रहे हो तो आपके लिए इस वीडियो से ज़्यादा कुछ खास हो नहीं सकता। और वो लोग भी जो लोग अभी पहली बार इस एग्ज़ाम का नाम सुन रहे हैं, गेट। जी हाँ, गेट। ये एग्ज़ाम का नाम है जिसका नाम है गेट, GATE। और इस एग्ज़ाम को हर साल IIT द्वारा करवाया जाता है। और जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, IIT ये जो है मुंबई, IIT बॉम्बे का वेबसाइट आप लोगों के स्क्रीन पर है, जो कि गेट एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है। ठीक है, ये मेन IIT बॉम्बे का वेबसाइट नहीं है, ये सिर्फ गेट एग्ज़ाम के लिए वेबसाइट बनाया गया है क्रोम पर। ठीक है, तो आप साफ साफ ये समझे मेरे से, मतलब कि जो आप लोग अभी इंटरनेट पर देख पा रहे हो इस बात को कि IIT बॉम्बे का आप लोग गेट का वेबसाइट देख पा रहे हो, यहाँ पर एक गेट एग्ज़ाम जो है ना कंडक्ट हुआ था। ठीक है, गेट एग्ज़ाम होता है, अगर कोई कैंडिडेट मान के चलो इंजीनियरिंग फील्ड से आता है, कोई कैंडिडेट इंडिया देश में BE यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे कोर्स करके आता है, या फिर MA MSc या फिर MTech जैसे कोर्स के लिए वो अगर वो जो है करना चाहता है, तो वो गेट स्कोर कार्ड को लगा के अपना जो है एडमिशन ले सकता है। ठीक है, मतलब जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं और वो लोग ग्रेजुएट होते हैं, और अगर वो नॉन इंजीनियरिंग है लेकिन कंप्यूटर साइड और IT वाली फील्ड से अगर लोग आते हैं इंडिया देश में, और वो लोग अगर डायरेक्ट मास्टर्स के जो है कॉलेज में जाना चाहें, सपोज अगर कोई कैंडिडेट MA MSc या फिर MCA जैसे कोर्स जो है पास आउट होते हैं, और अगर वो डायरेक्ट PhD करना चाहें, ठीक है, PhD मतलब आपको भी पता है, अगर आप लोग PhD करना चाहो तो उसके लिए भी मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर एक, वैसे तो और भी एग्ज़ाम होते हैं, इसके गेट एक अकेला गेट वन डायरेक्टेड वे नहीं है। ठीक है, गेट के अलावा भी एक दो एग्ज़ाम है इसके अंदर इंडिया देश में, लेकिन गेट एग्ज़ाम लोग बहुत से लोग देते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अगर आप लोग अपने बैचलर पास आउट हो और अगर आप लोग मास्टर्स को जो है एडमिशन लेना चाहो कोर्स के अंदर इंडिया देश के बड़े इंस्टीट्यूट्स में, जैसे IITs के अंदर आप लोग लेना चाहो, सपोज आपको IIT बॉम्बे जाना है, या जो भी IIT 7 से 8 इसमें IIT आते हैं जो गेट स्कोर कार्ड को एक्सेप्ट करके आपको एडमिशन देते हैं अपने कॉलेज में, अपने इंस्टीट्यूट में या अपने यूनिवर्सिटी में। बेसिकली जो IIT है, ये जो टेक्नोलॉजी के बड़े बड़े संस्थान आप जानते हो इंडिया देश में, जिनको IIT कहते हैं, उसमें आपके 7 से 8 आते हैं। ठीक है, वैसे तो IITs की जितनी भी संख्या हो, 7 से 8 जो है इसके अंदर आते हैं, गेट वालों को ले लेते हैं एडमिशन के लिए, जिसमें कैंडिडेट जो है वो अपने MTech जैसे कोर्स को कर सकता है। कैंडिडेट चाहे तो वो डायरेक्ट अपना जो है PhD यानी कि वो डायरेक्ट डॉक्टरेट ऑफ फिलोसॉफी जैसे कोर्स को भी वो कर सकता है, मतलब कि वो जो है डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। PhD का फुल फॉर्म है भाई, कि मतलब कि कैंडिडेट को मान के चले, अभी कैंडिडेट को मास्टर नहीं करना है, ठीक है, वो बैचलर से डायरेक्ट PhD में जाए, वैसे तो जा नहीं सकते हैं आप लोग। मास्टर करने के बाद लोग जैसे PhD करते हैं ना, तो आप लोग जैसे MCA MSc और MA वाले सभी लोग फिलोसॉफी के लिए इधर बढ़ सकते हैं, मतलब कि PhD की साइड बढ़ सकते हैं, और जो भी उनका फील्ड है उस सब्जेक्ट के लिए वो लोग डायरेक्ट जा सकते हैं। इसके लिए इंडिया देश में एक एग्ज़ाम रखा गया है, गेट। ठीक है, बहुत एक साधारण सा एग्ज़ाम है गेट नाम का, एक इसमें एक आपका एक एग्ज़ाम हो जाता है जिसका नाम यहाँ पर रख दिया गया है गेट, GATE। और इसमें जो है आप लोगों के कुछ क्वेश्चन जो है MCQ रहते हैं, कुछ MSQ रहते हैं, और कुछ NAT के क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, मतलब NAT मतलब कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप कैंडिडेट को आंसर लिखना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है, नंबर में जो आंसर होगा न्यूमेरिकल बेस पर उसको उसका आंसर लिखना होता है। और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो MCQ रहेंगे। MCQ मतलब कि भाई क्वेश्चन के हमने 4 4 या 5 5 ऑप्शन दे दिया आप लोगों को, आपको बताना है उसमें से कौन सा सही है। और इसमें आपको एक चीज़ बता दूं, देखिए एम एम MCQ और MSQ में बहुत फ़र्क है। गेट में आपके नंबर कटते हैं, गेट में बहुत लोग पास नहीं कर पाते। गेट का सिंपल सा देखिए, गेट में पता है जहाँ पर जिस जिस क्वेश्चनों में एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होते हैं ना, वहाँ लोग गलतियाँ कर जाते हैं गेट में। मैं जानता हूँ ये बात, आप लोग भी इस बात को जानते होंगे, जो लोग भी इंडिया देश से सुन रहे हैं और नए हैं, आपको बता दूं भाई गेट एग्जाम में कहाँ लोग पीछे रह जाते हैं, तो एक ही कारण है उसका, कि वो लोग MCQ के
क्वेश्चंस को तो फिर भी कर लेते हैं, न्यूमेरिकल में भी चलो उनको कैलकुलेशन करके वो जो है पढ़ के जा रहे हैं तो कर लेते हैं। लेकिन जब वो जाते हैं एमएसक्यू की साइड, जहाँ पर एक से ज़्यादा ऑप्शंस किसी क्वेश्चन में सही होते हैं, तो वहाँ क्या है ना, वो लोग वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपका बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि वहाँ पर जो ऑप्शन देंगे ना वो लोग, वो ऑप्शन इस तरीके से सेट करेंगे कि भाई एक एक नंबर आसपास का लगा के देंगे। जैसे आप लोगों का अगर कोई कोई क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा 4.323, तो आपका वो 4.3 भी ऑप्शन में डाला जाएगा, 4.29 भी डाला जाएगा, 4.36 भी डाला जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से होता है, मतलब कि जहाँ पर एक से ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे उन क्वेश्चनों में गेट के पेपर में आप लोग हमेशा देखते होगे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, अगर आप लोग पहली बार नए हो तो सुन लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इंडिया देश में किसी भी कॉलेज में जाकर अपना बैचलर कोर्स पास आउट कर लो, और अगर वो इंजीनियरिंग फील्ड का है या बीटेक जैसे टेक्नोलॉजी फील्ड का है, तो आप लोग डायरेक्ट उसके बाद मास्टर्स कोर्स के लिए गेट के एग्जाम को पास करके जा सकते हो बड़े कॉलेजेस में, इंडिया के बड़े कॉलेज में। ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि भाई गेट देना जरूरी है, लेकिन गेट के लिए गेट से लोग बड़े कॉलेजों में जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अब बड़े कॉलेजों में कोई फ़ायदा इतना है नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ कोर्स करने के बाद उसके बाद आप लोग कोर्स करना, अगर आप लोगों का सही में कोई बड़ा एम होगा तो वहीं वो लोग उस साइड में जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, फिर मास्टर्स इसमें कर लेते हैं लोग, और कुछ लोग मास्टर्स के बाद गेट को देकर डायरेक्ट पीएचडी कोर्सेज में चले जाते हैं। तो ये इंडिया में सिनेरियो है गेट स्कोर, गेट के मार्क्स का और गेट के एग्ज़ाम के बिहाफ का। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा था इस वीडियो में कि भाई गेट 2024 आपका हो गया। आपको पता ही हो 11 फरवरी आखिरी एग्जाम था इसमें गेट का। गेट एक दिन में नहीं होता, इसमें जो है 2-4 दिन लग जाते हैं गेट को। और इस गेट एग्जाम को भी आप ये देखोगे कि इंडिया देश में, आपको मैं बता दूं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में, और आप लोग देखोगे केरला, कर्नाटक और काफ़ी अलग अलग जगहों पर आप लोग इसके सेंटर्स देखोगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऑल इंडिया में होता है। ठीक है, ये ऑल इंडिया लोगों को फॉर्म भरवा के एग्ज़ाम करवाया जाता है। लेकिन इस एग्ज़ाम का जो फॉर्म होता है ना, वो काफ़ी पहले भरवा लिया जाता है। याद हो आप लोगों को, इसका फॉर्म आया था, काफ़ी पीछे आया था। अब क्या है ना, इसकी आंसर की आई है, इस वीडियो में आपको दी जा रही है कि भाई आपका जो गेट 2024 हुआ था उसका आंसर की रिलीज़ कर दिया भाई किसने। अब ये रिलीज़ करा किसने, ये रिलीज़ करा है आपका IISc बेंगलुरु ने। मतलब ये बेंगलुरु में जो IISc है उनके द्वारा। जैसे IIT है जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जो कि बॉम्बे का है, उसी तरीके से आपका IISc है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो उनके द्वारा देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के लिए जो है आप लोगों का साइंस को इन्होंने SC कर दिया है, और बाकी आई मतलब कि इंडियन इंस्टीट्यूट, तो IISc यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में है ये। ठीक है, तो इसका पूरा नाम इन्होंने बेंगलुरु यहाँ पर लिया है, बेंगलुरु सेम वही हो जाएगा। तो ये इनके द्वारा इसमें रिजल्ट आता है, आप लोग यहाँ से देख सकते हो। ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट, इस बार का जो गेट था, आपको बताना चाहता हूँ कि हर बार गेट एक ही इंस्टीट्यूट नहीं कराता है। देखिए एक इंस्टीट्यूट को जिम्मेदारी लेनी होती है। अब आपके मान के चलो कि किसी स्कूल्स के लिए एडमिशन हो रहे हैं, और अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के 10 स्कूल हैं, तो उनको 10 स्कूल्स में एडमिशन कराना है, तो वो उस 10 में से कोई एक स्कूल के को सारी जिम्मेदारी दे दी जाएगी कि भाई आपको एग्ज़ाम कराना है इन पूरे 10 स्कूल के लिए एडमिशन के लिए। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर होता है कि आपका जो गेट है उसमें आपके जो जितने भी आपके जो आते हैं गेट के यहाँ पर, आपके जो भी IITs आ रहे हैं, तो और जो भी IISc आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको बताना चाहता हूँ, तो उनमें एडमिशन आप लोग लेते हो डायरेक्ट कोर्सेज पढ़ने के लिए। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि कभी भी एक से ज़्यादा लोग इसमें एग्ज़ाम नहीं कराते हैं, हमेशा कभी कोई करा रहा है, कभी कोई करा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो अगर आप लोग एम कर रहे हो गेट 2025, क्योंकि 24 तो हो लिया, 2025 जो होगा उसका मैं आपको प्रिपरेशन दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से कर लेना। ठीक है, वैसे तो आपको बताना चाहूँगा गेट के लिए एलिजिबल वो ही लोग होते हैं जो कि इंजीनियरिंग फील्ड से ग्रेजुएट हो, नहीं तो अगर वो नॉन इंजीनियरिंग है तो वो मास्टर्स पास आउट होने चाहिए, तो वो गेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। और उसमें भी गेट एग्ज़ाम देने के बाद कैंडिडेट जो है वो या तो इंजीनियरिंग के मास्टर्स कोर्स कर सकता है, या फिर वो डायरेक्ट जो है नॉन इंजीनियरिंग के जो है PhD कोर्सेज में जा सकता है गेट के लिए। अब ऐसा नहीं है कि PhD कोर्स कोई सी भी फील्ड का करने के लिए गेट देना जरूरी है, कुछ कोर्सेज के लिए आपको गेट देना जरूरी होता है। ठीक है, उसके बारे में हम कभी डिस्कस करेंगे, एक वीडियो आपको इसके लिए भी मिलेगी कि भाई इंडिया देश में कौन कौन से ऐसे बैचलर कोर्सेज हो रहे हैं, क्योंकि ये आपको बताना जरूरी है। मैं एक वीडियो इसके लिए अलग से दूंगा कि भाई इंडिया देश में आज के समय पे कितने बैचलर कोर्सेज होते हैं, फिर ठीक है, और इसके अलावा फिर मास्टर्स कितने कोर्स हो रहे हैं और PhD कितने कोर्स हो रहे हैं, इसके ऊपर अलग वीडियो दूंगा। डिप्लोमा कितने हो रहे हैं, अभी देखिए आप लोगों ने काफ़ी बार सुना है हम 1 से 12 स्कूल जाके पढ़ लेते हैं। ठीक है, हम स्कूल गए, हमने स्कूल जाकर 1 से 12 क्लास को पढ़ लिया, चलिए ठीक है। हमने जो NEP है,
इंडिया देश में है या दूसरे देशों में, जो भी अपना नेशनल लेवल पर एजुकेशन चलता है, हमें इतना पता है कि हम स्कूल जाकर 1 से 12 पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम कॉलेज से डिग्री करते हैं, उसके बाद हम डिग्री करेंगे, फिर मास्टर्स, फिर पीएचडी, और उसके बाद हम जॉब्स कर लेते हैं। तो ये सब सिनेरियो आपका चलता है, ठीक है, ये आप इस तरीके से फॉलो करते हो। लेकिन लोगों को इतना पता है कि लोगों ने सिर्फ डिग्री डिप्लोमा सुना है, उनको ये अभी भी नहीं पता कि कितने तरह की डिग्रियां होती हैं, कितने तरह के कोर्सेज होते हैं। तो इसके ऊपर अलग से एक वीडियो आपको लिए आएगा जरूर, जिसमें ये बताया जाएगा कि भाई कौन कौन से कोर्स आज के समय पे हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको एक बार जब सारे कोर्स के बारे में पता लग जाएगा तो आप समझोगे कि मेरे को किस साइड में जाना चाहिए, तो वो चीज़ें आपके लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है। इस वीडियो में आपको ये बता रहा हूँ कि गेट 2024 वालों का आंसर की आ गया है। आंसर की मतलब ये होता है कि भाई कैंडिडेट एग्जाम देकर आ गया, ठीक है, महिला पुरुष दोनों ही, मेल फीमेल दोनों गए, एग्जाम देकर आ गए। अब एग्जाम देकर आने के बाद उनको ये पता करना है कि भाई हमने कौन से क्वेश्चन का आंसर कौन सा किया है, वो तो हमें पता है, लेकिन क्या वो आंसर सही है, ये हम कहाँ से चेक करें, ठीक है। तो वैसे तो आंसर की जैसे कि आर्टिकल्स आते हैं, आप देखोगे एग्जाम देकर आओगे तो बड़े बड़े आर्टिकल्स आएंगे, बड़े बड़े मीडिया जो है, मीडिया के जो आर्टिकल्स आते हैं, जो मीडिया की वेबसाइट्स होती है, वहाँ पर काफ़ी जगहों पर ये आपको मिल जाती है कि भाई आप लोगों का आंसर की आ जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, जिस दिन एग्जाम होता है उसके 4 घंटे बाद ही आप लोगों को ऑनलाइन आंसर कीज मिल जाती हैं। लेकिन जो ऑफिशियल आंसर की होती है उसमें थोड़ा बदलाव होता है, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की बिल्कुल जो जो रिक्रूटमेंट करा रहे हैं, यहाँ तो रिक्रूटमेंट नहीं था, यहाँ तो एग्जाम था एडमिशन के लिए, तो जो एडमिशन करा रहे हैं उनके द्वारा दिया जा रहा है आपका क्या क्या आंसर था, तो वो कहीं ना कहीं आप लोग ट्रस्टेड मानोगे, क्योंकि उनके द्वारा ही एग्जाम हो रहा है, तो वो हम कहीं ना कहीं सही मान सकते हैं, ठीक है। बाकी तो काफ़ी लोग आंसर की पहले ही देख लेते हैं, वो लोग जानते हैं कि भाई हम एग्जाम देकर आ गए, तुरंत अपना आंसर की मिला लेते हैं। हालांकि वो आंसर की ऑफिशियल वाला अब आया है, ठीक है। अभी ऑफिशियल आंसर की है, इससे पहले अगर किसी ने देखा होगा तो वो आप कहीं ना कहीं आर्टिकल से देख रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे भाई आंसर की कैसे देखनी है। क्वेश्चन पेपर भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और एक बात और आपको बता दूं, जो गेट का प्रिपरेशन करते हैं आप लोग इतना जरूर करा करो कि गेट के 4-4 पीछे के जो है आपका जो गेट एग्जाम हो रहा है उसके पीवाई क्यूज थोड़ा लगा लिया करो यार, जिससे कि आप लोगों का एग्जाम निकल जाए। बाकी तो इसमें कुछ है नहीं खास, इतना ही है बस कि आपका जो है हर बार वही सब्जेक्ट का एग्जाम होना है। बस आपको इतना याद रखना है कि पिछली बार कैसा हुआ, इस बार कैसा होगा, बस इतना ध्यान रखेंगे तो गेट आप लोग कहीं ना कहीं निकाल लोगे, ठीक है। हाँ, अभी देखिए लोगों का ये भी है कि भाई पूरे इंडिया में होता है एग्जाम, तो कहीं ना कहीं इस बात से भी लोग थोड़ा डर जाते हैं इस एग्जाम को लेके। आपको इतना नहीं देखना, आपको सिर्फ अपना सिलेबस निकालना होता है। आप ये देखो गेट का जो आईआईटी बी का वेबसाइट आपके स्क्रीन पर है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने आपको आंसर की का जो लिंक है वो सही वीडियो के नीचे दिया है, प्लस आपको मैंने किसी एक सब्जेक्ट का जो है यहाँ पर आंसर की का क्वेश्चन पेपर और आंसर की मतलब एक सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन पेपर है वो और आंसर की दोनों ही वीडियो के नीचे दिए गए हैं, जिससे कि आप लोग उसको मैच कर लो, और अलग किसी का आपका कोई दूसरा कोर्स है तो उसके लिए भी आप लोग मैच कर सकते हो, ठीक है। और आप लोग क्लेम कर सकते हो, क्लेम का टाइमिंग एक बार बता देते हैं लोगों को। आप देखो अभी फेब्रवरी मंथ है 2024 का, आपको मिल रहा है 22 तारीख से, 22 तारीख से इन्होंने 25 तारीख तक का समय दिया आपको, 4 डेज मिल रहे हैं, 4 डेज। आप शेयर कर देना लोगों तक भाई, लोगों को पता लग जाए। 25 तारीख है इसमें, ये 25 हो जाएगा, ठीक है। तो 22 से लेकर 25, तो 4 दिन आपको मिल जाएंगे। 4 दिन में आप लोग इसमें ऑनलाइन में इसी वेबसाइट से अपना क्लेम कर सकते हो। आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में आपका आंसर जो है वो आपके द्वारा दिया गया सही है और ये जो आंसर की आई है इसमें थोड़ा गलत है, तो आप लोग क्लेम मार देना। क्लेम आपका डायरेक्ट पहुंच जाएगा, किसको पहुंचेगा, ये आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो आप लोगों का बेंगलुरु है उनके डायरेक्ट उनके पास पहुंच जाएगा कि भाई इस कैंडिडेट ने इस क्वेश्चन पे क्लेम करा है कि इसको लगता है कि ये इसका क्वेश्चन जो है वो सही है और हमारे द्वारा दिया गया नोटिस जो है की का जो आंसर की का है वो गलत है। तो वो कहीं ना कहीं उसमें सुधार करेंगे, अगर गलत सच में होगा तो। वो जो आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं ना, जिन सब्जेक्ट्स का आप लोग एग्जाम दे के आए हो, उन सब्जेक्ट में जो बड़े बड़े ऑफिसर या बड़े बड़े ऐसे एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर इंस्टीट्यूट में, जिनको सही में इन चीज़ों के बारे में अच्छे से पता है, एडवांस पता है, वो लोग चेक करेंगे कि भाई सही में गलती हुई है क्या। अगर होती हैं तो वो लोग थोड़ा उसमें जो है बदलाव कर देते हैं। ये आपके आंसर की जो आती है, इसके क्लेम के बाद एक फाइनल आंसर की निकलती है जो आपको मिल जाएगी जब आएगी, तो उसमें बताया जाएगा कि भाई क्या क्या चेंजेस आए हैं। आपको इतना बता दूं ये फ्री नहीं होता है, इसमें आपसे जो है बेंगलुरु यहाँ पर इस बार का जो है आप लोगों को बेंगलुरु IISc बेंगलुरु के पास ये रुपए जाएंगे आप लोगों के क्लेम के। और अगर आपका क्लेम सही जाता है तो आपके जो है मार्क्स तो बढ़ते ही है, और कहीं ना कहीं वो लोग आपके जो है जो रुपीज़ ले रहे हैं, जो आपसे चार्जेस ले रहे हैं, वो आपको वापस कर देंगे। लेकिन अगर आपका क्लेम गलत निकलता है तो मार्क्स तो बढ़ेंगे नहीं, ये तो पक्का है, क्योंकि क्लेम ही गलत है। लेकिन उसका जो है रुपए जो उसने दिए वो भी उसको वापस नहीं मिलेंगे, तो इस बात का नुकसान है। मतलब कहने का यही है कि आप अगर किसी के ऊपर ऑब्जेक्शन उठा रहे हो
ठीक है। तो हम आपका ऑब्जेक्शन उठाने के लिए हम आपसे आपका ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट तो करेंगे, बट हम आपसे चार्ज लेंगे, और हमने आपसे चार्ज भी ले लिया और आपका ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट भी कर लिया। लेकिन आप अगर गलत निकलते हो तो हम आपको ना ही आपका चार्ज वापस देंगे और ना ही आपका ऑब्जेक्शन को सही माना जाएगा। ये तो सही है क्योंकि वो गलत निकल गया है। लेकिन आप अगर सही निकलते हो तो हम आपको डबल फ़ायदा देंगे, मार्क्स का भी देंगे और प्लस आपके जो रुपए हमने लिए वो भी हम आपको वापस कर देंगे। तो ये एक फ़ायदा है। तो आप लोग देख लेना अभी, एक ये पर क्वेश्चन के हिसाब से लोगों से लिए जाते हैं चार्जेस, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो ये इसमें आप लोग देख लेना कि कितने आपको लगते हैं क्लेम करने के लिए, आप लोग क्लेम कर देना। इस बार की संख्या बता दूं भाई, 6 से लेके 7 लाख लोग कल के लगभग 6 से लेके 7 लाख लोग इस एग्ज़ाम को देने गए थे पूरे इंडिया में। पूरे इंडिया देश से 6 से लेके 7 लाख लोगों ने इस एग्ज़ाम को जाकर दिया है। ऑल इंडिया में, पूरे इंडिया देश में इस एग्ज़ाम को जाके दिया है। तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम तो बड़ा है, क्योंकि एग्ज़ाम एक डायरेक्टेड वे हो जाता है, लेकिन इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन तक बहुत कम लोग जाते हैं इंडिया देश में। अगर आप जाते हो, अगर आप लोग जा रहे हो, तो मैं आपको यही बता दूं कि इसीलिए संख्या इतनी है, लाखों में है, ठीक है। हाँ, अंडर ग्रेजुएट्स वालों की संख्या ज़्यादा होती है उनके एडमिशन्स के लिए, हालांकि गेट वालों की इतनी नहीं होती। और ये तो धीरे धीरे साल भर ट्रेंड रहता है, कभी बढ़ता है घटता है, तो इस तरीके से रहता है। तो आपको दिखा दूँ, गेट 2024 आपको यहाँ दिख रहा है। गेट 23 के बारे में आप लोग यहाँ से देख सकते हो, 21 के बारे में भी देख सकते हो। ये सिर्फ एडमिशन के लिए होता है एग्जाम, ये कोई जॉब के लिए नहीं हो रहा है, ठीक है। जो नए हैं उनको बता रहा हूँ, और जो लोगों ने एग्जाम भरा था वो लोग इस तरीके से देखेंगे। इंट्रोडक्शन इन्होंने दिया है, ये होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट होता है इन इंजीनियरिंग, ठीक है, सिंपल सी बात है। इंजीनियरिंग के अंदर है, मैंने आपको कहा ना कि भाई बैचलर अगर आप पास आउट हो तो आप इंजीनियरिंग फील्ड से हो गए। अगर आप नॉन इंजीनियरिंग फील्ड के हो तो आप लोगों का मास्टर पास आउट चाहिए होता है, लेकिन वो आईटी हो या फिर कंप्यूटर का हो। जैसे कैंडिडेट एमसीए पास आउट है, एमए पास आउट है, मास्टर ऑफ आर्ट्स या मास्टर ऑफ साइंस, लेकिन वो इंजीनियरिंग फील्ड का है, तो फॉर्म भर सकता है। तो वो कहीं ना कहीं इस तरीके के लोग फॉर्म भरते हैं इस एग्जाम को। इज अ नेशनल एग्जामिनेशन होता है, ये कंडक्ट कराया जाता है जॉइंटली बाय, ये दो लोग मिलकर करा लेते हैं। एक तो आईआईटी मुंबई कराता है, जो कि आप लोगों का महाराष्ट्र स्टेट में एक मुंबई जगह है, और एक आप लोगों का आईआईएससी बेंगलुरु करा लेता है। ये दोनों मिलकर कराते हैं। इस बार का जो है बेंगलुरु ने कराया इस एग्ज़ाम को, और आपको बता दूं, और दिल्ली, गुवाहाटी, और ये आपको बता दूं, ये एग्जाम जो कंडक्ट कराया जाता है जॉइंटली बाय इन सब के द्वारा कराया जाता है। दिल्ली, गुवाहाटी, अब देखिए आईआईटी यहाँ पर आपके दिल्ली में है, गुवाहाटी में है, कानपुर में है, कानपुर यानी यूपी में, और खड़गपुर में है, मद्रास में है, और रुड़की में है। ऑन बिहाफ ऑफ नेशनल कोऑर्डिनेशन बोर्ड, एनसीबी गेट, इसको बता दूं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब कुल मिला के ये कह रहे हैं कि जो गेट का एग्ज़ाम होता है वो कंप्यूटर पे होता है, और ये एग्ज़ाम इस बार बेंगलोर वालों ने करवाया था, ठीक है। और ये आपको पता ही होना चाहिए। इसमें आपका एक ना, ये कह रहे हैं मैंडेटरी होती है, रिक्वायरमेंट, आपको गेट देना जरूरी है। आप लोग अगर एडमिशन लेना चाहते हो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में, जैसे मास्टर और डॉक्टोरेट जैसे कोर्सेज में, तो आप लोगों को इस एग्ज़ाम को पास करना जरूरी है। ये इन्होंने रख दिया है फिक्स, ठीक है। और ये सब लोग देते हैं, इसी वजह से इस एग्ज़ाम की संख्या ज़्यादा है देने वालों की। अगर गेट स्कोर खासकर उनके लिए जो पब्लिक सेक्टर के जो अंडरटेकिंग्स है, ठीक है, उनके लिए जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो गए, अथॉरिटीज़ हो गए, कुछ ऐसे सब्सिडरीज हो गए, या बड़े बड़े ऐसे कंपनीज हो गए जो पीएसयूज में आते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर रिक्रूटमेंट्स के लिए गेट के स्कोर कार्ड को, मार्कशीट को एक्सेप्ट किया जाता है रिक्रूटमेंट के लिए, कि कोई जॉब दी जा सके। और सेवरल अदर यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया और अब्रॉड, और इंडिया के बाहर भी अगर आप चले जाओ दूसरे कंट्रियों में, तो वहाँ पर भी आपको एडमिशन देने के लिए गेट के स्कोर को लिया जाता है उनके द्वारा भी, ठीक है। गेट एग्जाम स्कोर विल रिमेन्स वैलिड फॉर 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट। अब इन्होंने एक चीज़ और इसमें खास रख दी है कि भाई गेट किसी ने दे दिया तो गेट 3 साल ही उसका वैलिड रहता है, ठीक है। अगर कोई ये भूल कर रहा है कि मैंने गेट 2021 दिया था और मैं 2026 में जाके कहीं एग्जाम एडमिशन ले लूँगा, तो उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 3 साल का ही इसमें जो है आपका रहेगा। जैसे आपका रिजल्ट इस बार का मार्च में आएगा, ठीक है, तो मार्च में जो आपका रिजल्ट आएगा ना 24 वालों का, तो आप लोग सिर्फ 26 और 27 तक ही, 27 यानी 2027 तक ही इस स्कोर कार्ड को यूज़ करोगे, उसके बाद नहीं यूज़ कर सकते। तो ये एक कंडीशन इसमें लगा दी गई है गवर्नमेंट द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए, आपके लिए थोड़ा सही नहीं है, क्योंकि 3 साल बाद वो काम नहीं आएगा, तो फिर आप लोग दोबारा गेट देने जाओगे, समझ रहे हो, तो इस तरीके से होगा। तो ये पूरा चीज़ है, आप लोग देख लो। इस बार का एग्जाम बता दूं 30 सब्जेक्ट, 30 सब्जेक्ट के लिए हुआ, क्योंकि भाई आपको पता है डॉक्टोरेट, अगर इंजीनियरिंग में भी देखो तो इंजीनियरिंग में भी काफ़ी कोर्सेज हैं, लाइन से बहुत बड़े भरे हुए कोर्स हैं, लेकिन उसमें सिर्फ 30 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ। और आप ये भी देखो, एग्जामिनेशन कंडक्टेड ओवर 4 डेज, 4 दिन में, और ये 8 शिफ्टें लगाई गई, यानी एक दिन में 2-2 शिफ्टें लगी, जिसमें सैटरडे 3,
3 तारीख यानी 3 फरवरी को सैटरडे रहा, फिर 4 को, फिर 10 को और 11 को हो गया एग्ज़ाम। तो कहीं ना कहीं आपका 4 दिन एग्ज़ाम रहा, वही मैंने आपको बताया। और अब इसका रिजल्ट जो है ये बता रहे हैं कि आप लोगों का मार्च में रिजल्ट देना है इनको। मार्च में इनका मिड मार्च तक रिजल्ट इसमें आएगा, ठीक है। मार्च 10 तारीख के बाद ही इसमें रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो आपका वेबसाइट था आप लोगों का गेट 24 वालों का। इसी में मैं आपको दिखाता हूँ कि आप लोगों को अपने क्वेश्चन पेपर और आंसर की इसको मिलाना कैसे है, ठीक है। हम आ जाते हैं यहाँ पर डायरेक्ट। देखिए ये इस बार का गेट वालों का आंसर की के लिए पोर्टल है, आप लोग यहाँ से देखोगे तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ गेट पेपर्स। आप लोग यहाँ से अपने पेपर्स को देख सकते हो, जो भी आप अपना पेपर दे के आए हो। सिलेबस देख सकते हो 24 वालों का, वो लोग देख सकते हैं जो आगे 25 में देंगे, क्योंकि अब ये 25 में होना है इस एग्जाम को। क्वेश्चन पेपर आप लोग पैटर्न देख सकते हो, क्या मार्किंग स्कीम रहती है। और उसके अलावा आप लोग जो है गेट 24 में ही आप लोग एग्जाम स्केड्यूल मैंने आपको बताया। मॉक टेस्ट आप लोग दे सकते हो। मॉक टेस्ट होता है कि भाई नकली पेपर, हम लोगों को बस प्रैक्टिस करना है कि कैसा पेपर होगा उसके लिए, तो वो भी आप दे सकते हो, ठीक है। गेट 24 क्वेश्चन पेपर और आंसर कीज आप यहाँ से देख सकते हो, जो यहाँ पर आप क्लिक करोगे। वैसे तो ये लिंक खुला हुआ है, आंसर की का खुला हुआ है आपके सामने, तो आप इस तरीके से देख लोगे, ठीक है। तो ये सब रहेगा। अभी देखिए एप्लीकेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्या होता है, सब क्या होता है, मैंने एक बार गेट वालों का क्लियर करा था एक बार। आपको दोबारा 25 वालों के लिए भी दूंगा कि भाई गेट के लिए कौन लोग एलिजिबल होते हैं। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग से, और बाकी जो लोग हैं एमसीए और एमएससी और एमए वाले, तो वो भी लोग फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन वो फिर उसके बाद पीएचडी की साइड जा सकते हैं। तो ये इनमें कंडीशन होता है। बाकी एक बार आप इसमें देख सकते हो, अपॉर्चुनिटीज़ आपको पता ही होनी चाहिए कि भाई गेट देने के बाद बहुत लाइनें खुल जाती है कैंडिडेट के लिए, बहुत सारी फील्ड उसके लिए खुल जाती हैं। ऐसा इस एग्जाम के द्वारा बताया जाता है, ठीक है। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। देखो यहाँ पर आप लोगों को करना है लॉगिन। ये क्यों क्लिक करना होगा लॉगिन, आप इस पर क्लिक करके ही अपने आप को लॉगिन करोगे, अपने रजिस्ट्रेशन आईडी और जो भी आपका पासवर्ड रहा होगा उससे लॉगिन करके ही आप लोग क्लेम कर पाओगे किसी आंसर की पे कि भाई मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर गलत है आपने जो दिया है, मैं इसमें क्लेम कर रहा हूँ। तो आप इस तरीके से क्लेम करोगे, ठीक है। यहाँ पर देखो ये 19 तारीख का आप देखोगे, ये 19 तारीख यानी कल के दिन आप लोगों का यहाँ पर आंसर की आ चुका है ऑनलाइन में, ठीक है। कैंडिडेट रिस्पांस अवेलेबल, कैंडिडेट ने कौन सा रिस्पांस दिया था, मतलब कैंडिडेट ने किस क्वेश्चन पे कौन से ऑप्शन को सही दिया है। कैंडिडेट द्वारा जो दिया जाता है उसको रिस्पांस बोलते हैं, रिस्पांस शीट या रिस्पॉन्सेज बोल देते हैं। तो वो ये होते हैं, तो ये पहले ही आ गए थे, अभी सिर्फ आंसर किया है और ये भी फाइनल नहीं है। फाइनल आंसर की 25 के बाद आपको बता दूं 30 तारीख तक, ओ सॉरी 29 तारीख तक आप लोगों को इसमें फाइनल आंसर की आ जाएगा, क्योंकि इनको रिजल्ट देना है, अभी रिजल्ट दे देना है 15 दिन में इन लोगों को, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा, आप लोग यहाँ से लॉगिन करोगे। देखिए कैंडिडेट रिस्पॉन्सेज, और आपको मैं बताना चाहता हूँ यहाँ से एक बार लॉगिन करेंगे सभी लोग, इधर जाके लॉगिन कर जाओ सभी लोग और जाकर अपना क्लेम कर दो। पहले इस बार चेक कर लो कि आंसर की सही में गलत है कि नहीं, अगर गलत हो तभी क्लेम करना है, ठीक है। नहीं तो नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ देना है। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं आ गया हूँ डायरेक्ट इसके अंदर आंसर की वाले ऑप्शन पे आ गया हूँ। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए 22 तारीख, 25 और 24 और 23 तारीख जो है फरवरी में रख दी गई है आपके क्लेम के लिए। तो ये 4 दिन आपको क्लेम में मिल गए हैं। आपको बता दूं मास्टर क्वेश्चन पेपर मतलब हो जाता है कि आपने जिस क्वेश्चन पेपर को दिया था, जिस एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आपको मिला था, वो आपको यहाँ से दिखेगा, प्लस उसके साथ में आपको उसकी आंसर की दिख जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग दिया था तो उसकी कीज आपको मिल जाएंगी। तो इस तरीके से लोगों को देखनी है, मैं आपको कीज दिखाने वाला हूँ। मैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग वालों का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर और की मैच करवाऊंगा यहाँ पर, और बाकी आप लोगों को बायोटेक्नोलॉजी वालों को और सिविल वालों को अपना खुद देखना होगा। नेवल वाले भी अपना देख लें और मैकेनिकल वाले भी यहाँ से अपना देख लें। मैथ्स, जिन्होंने मैथ्स वाला दिया था वो यहाँ से देख लेंगे। तो जिन्होंने भी इसमें से जो भी क्वेश्चन पेपर जिसका भी रहा था, ये सारे आपके हैं ऐसा नहीं है, कुछ ही आपके रहे होंगे, जो एक दो या जो भी आपके पेपर थे उसको इस तरीके से आपको मैच करना होगा। तो पूरी लिस्ट है आपके सामने, ठीक है। ये प्रोविजनल कीज़ है, आपको याद रखना है, ये कीज़ अभी चेंज होंगी। प्रोविजनल मतलब है कि ये फाइनल नहीं है, इसको अभी निकाला जाएगा। अभी 10 दिन में दोबारा एक और की निकाली जाएगी जिसमें बताया जाएगा कि एक्चुअल लोगों के मार्क्स कितने हैं, वो तब कैलकुलेट करना है। अभी तो सिर्फ आपको ये देखना है कि आपने जो करा और इनके द्वारा जो दिया गया है उसमें कौन सी गलतियाँ हैं, क्या सब कुछ सही है, बस यही चीज़ें चेक होंगी। एक्चुअल मार्क्स अभी भी आप लोग नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें भी 2-4 क्वेश्चंस के आंसर कीज में गलत होंगे ही होंगे। इतने तो हम भी मान सकते हैं कि 2-4 क्वेश्चन तो गलत होंगे ही। अभी देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको भी लगता है कि हाँ गलत है, तो ऐसे में आप लोग ये ना सोचे, अगर सभी को पता लग रहा है ना कि भाई ये तो जनरल है तो सबको पता लग जाएगा कि ये तो गलत ही होगा, तो ऐसे में क्लेम ना करें, क्योंकि ऐसे में तो फिर वो मार्क्स सबको मिल जाते हैं। मैं कहना यही चाह रहा हूँ कि बेवजह सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन पर डालें, मतलब उन वाले क्वेश्चन पर ही अपना क्लेम डालें जिस पे आपको लगता है कि आपके मार्क्स बढ़ जाएं, अदरवाइज ना डालें, ठीक है।
चलिए, तो हम एरोस्पेस इंजीनियरिंग वालों पे क्लिक करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आ गया। आपको पता ही है आपके पेपर में जनरल एप्टीट्यूड नाम से सेक्शन होता है, उसमें आप देखोगे पहला सेक्शन ही होता है। उसमें आप देखोगे तो 1 से 5 क्वेश्चन एमसीक्यू में था 1 नंबर में, ठीक है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है पूरा, और इसके अंदर आपको यहाँ पर आंसर देना था। तो इसका आंसर आपको क्या लग रहा है ए से लेकर डी तक, तो मैं इसमें आपको आंसर दिखाना चाहता हूँ। मैं इसकी कीज पर आ जाता हूँ, तो आप देखोगे, तो आप लोग साफ साफ देख लो कि इसका जो आंसर है, इस क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का आंसर एमसीक्यू में क्वेश्चन आया है, और ये जनरल एप्टीट्यूड आया है आपका पेपर। और इसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपका पहला ऑप्शन इसमें सही है। 1 नंबर मिल जाएगा जिन भी लोगों ने स्टार्स कराए, स्टार्स ऑप्शन को टिक कराए, तो उनको देखिए स्टार्स नाम का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ये जिस भी लोगों ने इसको करा है उनको 1 नंबर यहाँ पर मिलेगा, बाकी वाले सबको नंबर नहीं मिलेगा। सिर्फ सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपका ऑप्शन डी सही है। मतलब सेकंड ऑप्शन में आप देखोगे तो आपका ऑप्शन, अगर आपने इज़ अ कांस्टेंट पे अगर आप लोगों ने टिक करके आए हो वहाँ पर अपने कंप्यूटर पर, तो आप लोगों को बता दूं कि आपका ये आंसर सही है। कौन सा वाला? डी वाला, ठीक है। ये सारे एमसीक्यूज हैं, अभी पहले से लेकर आप ये लाइन से एमसीक्यूज चल रहे हैं। अभी आप देखोगे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये आपका जनरल एप्टीट्यूड का आप लोगों को इस तरीके से मैच करना है, तो सारे क्वेश्चन को मैच करेंगे। मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा, मैं आपका आ जाता हूँ डायरेक्ट 11 क्वेश्चन पे, ठीक है। सेक्शन बदल जाएगा हमारे यहाँ पे, 11 क्वेश्चन पे हमारा सेक्शन बदल जाएगा। जैसे मैंने कहा था, सेक्शन यहाँ पर बदल गया है। ये 11 क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ चुका है। देखिए, द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको 3 दी हुई है। ये लीनियर इक्वेशन आपको बतानी है कि इनके सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं। क्या सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो सकता है? अब आपको देखिए, अगर एक ही सॉल्यूशन होगा ना, तो आपकी एक्स, वाई और जेड की वैल्यू सिर्फ एक ही तरह की रखी जाएगी। मतलब आप एक्स और वाई और जेड की वैल्यू कुछ ऐसी रखेंगे कि उन वैल्यू के अलावा आप कोई दूसरी वैल्यू एक्स की रख ही नहीं सकते इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा अगर, तो अगर इसमें आपका नो सॉल्यूशन है, मतलब कि एक्स वाई जेड की वैल्यू इसमें नहीं मिल पाएगी, तो ये भी आपका हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आपको कभी लीनियर इक्वेशन कराएंगे तब आपको बता दिया जाएगा। अभी आप इतना समझिए कि 11th क्वेश्चन का अगर आप देखते हो, तो आपका आंसर क्या था? इसमें ए सही था। तो ए मतलब इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है इसके अंदर, ऐसा इन्होंने बताया है। देखिए, मैं आपको साफ बता दूं, ये मैं कैसे बता पा रहा हूँ कि जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसी की आंसर की है, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर क्वेश्चन पेपर वाले सेक्शन में जो आपका क्वेश्चन पेपर था उसके सामने यही आंसर की थी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम मिसमैच कर रहे हैं, हम बिल्कुल सही मैच कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि भाई हम गलत मैच कर रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब इस तरीके से आप लोग 11 12 ये सारे क्वेश्चंस को मैच कर लेना। मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा, ये एरोस्पेस वालों का बता रहा हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा आगे चलूंगा इसी में। एमसीक्यू को हम छोड़ते हुए एमएसक्यू पे आते हैं डायरेक्ट, ठीक है। एमएसक्यू पे हम आ जाते हैं। एमएसक्यू मतलब एक से ज़्यादा जो है जिसमें क्वेश्चंस के ऑप्शन सही होते हैं। ये जो आपका 25 क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 25 पे आऊँगा मैं। देखो भाई, ये विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ जो होता है एक नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल का इज जो है आपको शो करा गया है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही, मतलब कि क्या ये सही कह रहे हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में एक टर्म होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन, और कि ये बोल रहे हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो आपको ग्राफ आपके स्क्रीन पर दिख रहा है फॉर अ नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल के, जो नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल्स होते हैं उनके लिए क्या यही ग्राफ होता है? जिसमें आप देखोगे लोडिंग का जो है ऐसे ऊपर को जा रहा होता है, और फिर अनलोडिंग का भी आपको दिखाया जा रहा है, लेकिन वो एक्स वाली लाइन से जा रहा है और वो यहाँ से ऊपर जाता है। ये आप देख पा रहे हो, ये आपको दिखाना चाहता हूँ एक बार। ये देखिए, तो क्या यही होता है ग्राफ? अगर आपको बताना है, ये नहीं है कि आपसे बोल रहे हैं कि भाई ट्रू फॉल्स नहीं चल रहा, इधर ये चल रहा है कि सारी बातों में से कौन सी ऐसी बात है जो ये बता रही है कि भाई सच में वो बात सही कही जा रही है, ठीक है। हाँ, और इसमें आपके आंसर एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो हम आ जाते हैं डायरेक्ट आंसर पे। तो आप देखोगे तो इस जो आपका इसका आंसर रहेगा वो बी सी डी होगा। मतलब बी सी डी मतलब कहने का यही है कि पहला ऑप्शन इसमें गलत है, आपको सही वाले चूज़ करने हैं। तो मतलब कि आपका बी और सी और डी इसमें सही होगा, ठीक है। स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ जो होता है एक लीनियर इलास्टिक मटेरियल के लिए, वो ये होता है जो डी ऑप्शन में दिया है, और ये आप लोग भी जानते हो यही होता है। अगर आप सही में जानते हो अगर यही होता है तो आप इस पर टिक करोगे तो आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको 26 में चेक करना है। 26 के ऑप्शन ए और बी सही रहेंगे, यानी 26 ऑप्शन जो आपका क्वेश्चन है इसके अंदर आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर ए और बी सही है। मैं आपको दिखा दूं 26 क्वेश्चन में बी और सी, यानी कि जो ऑर्बिट होती है एक सर्कुलर, द ऑर्बिट इज सर्कुलर अबाउट द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है? एक सैटेलाइट जो है सैटेलाइट मूविंग इन अ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट
क्या एक स्टेशन जो एक सैटेलाइट जो है आपकी वो मूविंग करती है इन अ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। ये बात, इस बात से जुड़ी हुई बातें कुछ लिखी गई हैं कि जो ऑर्बिट होती है वो इज सर्कुलर एंड अबाउट द सेंटर ऑफ अर्थ, या फिर आपका जो है द टाइम पीरियड ऑफ मोशन इज 90 मिनट, द ऑर्बिट लाइज इन द इक्वेटोरियल प्लेन। तो इनमें से कौन सी बातें सही है, तो ये आपको बताना है। करेक्ट लिखा है ना, मतलब कौन सी बातें सही हैं। तो आप लोग देखोगे तो इसमें आपकी ए और बी सही है, यानी कि मैं आपको बता दूं ए और बी ये दोनों ऑप्शन इसमें सही होंगे। ठीक है, हाँ इसमें मल्टीपल है दोस्तों, आपको करना क्या होता है उसमें एक से ज़्यादा ऑप्शंस को टिक मारना होता है वहाँ पे, और ऐसा आप नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स जाएंगे। मतलब कैंडिडेट को पता है, मान लेते हैं 27 क्वेश्चन था और आंसर जो उसके सही थे वो वहाँ पर बी और सी सही थे, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन कैंडिडेट ने वहाँ पर सिर्फ बी को ही सही बताया और असल में पता लगा कि बी बी और सी दोनों ही सही है और आपने सिर्फ बी को करा है, तो आपका सी वाला मार्क्स नहीं मिलेगा। समझ रहे हो, तो मतलब आपका फिर सी, देखिए मैंने आपको दिखाया 27 में ए बी सी तीनों सही है, लेकिन कैंडिडेट ने सिर्फ बी को ही सही करा है, तो उसके मार्क्स का उसका नुकसान हो जाएगा कहीं ना कहीं। उसको उसने सही नहीं करे सारे, जबकि उसको पता नहीं था, इस वजह से उसने सही नहीं किए, तो उसका नुकसान हो जाता है। तो मल्टीपल चॉइस वालों में ये आपके लिए थोड़ा सा सोचने वाली बात है, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैं आगे बढ़ूंगा इसी के अंदर। अब मैं आऊँगा न्यूमेरिकल वालों पे। न्यूमेरिकल वालों में आप देखोगे क्वेश्चन नंबर जो आपका 31 है, ठीक है, इसमें इन्होंने क्वेश्चन दिया है आप लोगों को और आपसे बोला है 31 क्वेश्चन में आपका आंसर पूछा है, इसमें आपको आंसर बताना है डायरेक्ट। तो इसका आंसर दोस्तों 0.35 टू 0.35 ये इसका आंसर था। जिसने भी करा होगा तो उसको यहाँ पर मार्क्स पूरा 1 मार्क्स मिल गया होगा। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। ये नेट्स है, मतलब कि आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 36 से आपके एमसीक्यू चालू हो जाते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर 45 से ये आपका यहाँ से चालू हो जाता है एमएसक्यू, मतलब कि फिर से दोबारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो ये आपका टोटल 65 क्वेश्चंस आए थे इसमें, आपको देखोगे तो ये मैं पूरा नीचे आता हूँ। ठीक है, तो ये एरो स्पेस इंजीनियरिंग वालों का हो गया भाई। इस तरीके से आप लोगों को चेक करना है, ये बिल्कुल एक आपका यही क्वेश्चन पेपर रहा था और आंसर की भी आपकी यही रहेगी। ठीक है, हो सकता है आंसर की में एक दो गलती बाद में निकल के आए, तो उसको जो है आईआईएससी बेंगलुरु सही कर लेगा, तो वो आप यहाँ से देख लेंगे। मैं आपको डायरेक्ट बता दूँ इसी तरीके से भाई, जिन लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी का दिया है वो यहाँ से चेक करेंगे, किसी ने केमिस्ट्री का दिया होगा, किसी ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का दिया होगा, तो सभी लोग अपना यहाँ से मैच कर लेंगे। तो यही आपका पूरा आंसर की के बारे में डिस्कशन था इस वीडियो में। कोई आपका डाउट रह जाए, कोई आंसर की चेक नहीं हो रही हो तो बता देना। क्लेम कैसे करना है मैंने साफ बता दिया। यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा लॉगिन का, इस पर आप लॉगिन कर जाना अपने फॉर्म पर, वहाँ से अपना क्लेम डाल देना। क्लेम तभी डालना जब लग रहा हो कि मार्क्स बढ़ जाए, नहीं तो नहीं डालना है। ठीक है, बिल्कुल नहीं तो मत डालना भाई, फीस चार्ज होती है इसमें। ठीक है, तो यही आपके लिए था इस वीडियो में। आप और आपसे यही कहूँगा कि भाई इंडिया के लोगों तक, वर्ल्ड में हर एक जगह तक लोगों तक शेयर कर देना, इंडिया के लोगों तक जरूर पहुँचा देना कि भाई आपका आंसर की गेट 24 वालों का आ गया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।